तो हाउस होल्ड सेक्टर हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमारा हाउस होल्ड सेक्टर्स यानी कंज्यूमर्स का सेक्टर, कंजप्शन जो हमारा कंज्यूमर्स का इंक्लूड करते हैं, जो हमारा कंजप्शन हमारे कंज्यूमर्स करते हैं डिफरेंट गुड्स, वो कंसीडर होता है, वो कंप्लीट हो गया। चलो अब आप मुझे एक बार इसे अपनी लैंग्वेज में बताओ कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, एक बार अपनी लैंग्वेज में बताना। वेरी गुड। जो कंज्यूमर्स अपना कंजप्शन पैटर्न होता है उनका मार्केट में, जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट में जाके जो कंज्यूम करते हैं, जो खर्चा करते हैं, कुछ भी जाके परचेज कर ले, और वो परचेज हमारा हाउस होल्ड सेक्टर में इंक्लूड होता है, यानी कंज्यूमर के द्वारा करे हुए खर्चे अपने हाउस होल्ड सेक्टर को एनहेंस करने के लिए हाउस होल्ड का कंज्यूम हाउस होल्ड सेक्टर में वो चीज इंक्लूड हो जाती है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोड्यूसर गुड्स सेक्टर। नाम से ही पता चल रहा होगा प्रोड्यूसर गुड्स सेक्टर, तो इसमें कौन इंक्लूड होगा? जैसे हाउस होल्ड सेक्टर में मेन कंजम्पशन कंज्यूमर इंक्लूड होते थे, इसमें कौन इंक्लूड हो गए? और प्रोड्यूसर गुड्स सेक्टर में क्या कौन से गुड्स इंपॉर्टेंट होएंगे? जैसे कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में कंज्यूमर गुड्स थे, इसमें कौन से गुड्स इंपॉर्टेंट होएंगे? वेरी गुड, इसमें कैपिटल गुड्स इंक्लूडेड होते हैं। चलो देखते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑल दोस गुड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर गुड्स। जैसा कि हमारे कैपिटल गुड्स होते थे, ये वो गुड्स होते हैं, ये वो सेक्टर होता है जो उन चीजों को कंसीडर करता है, वो गुड्स जो एक प्रोड्यूसर परचेज करता है फॉर फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ फर्दर गुड्स, वो गुड्स जो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर, जो वो गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज करता है, जैसे मशीनरी, प्लांट्स एक्सेट्रा, आगे फर्दर और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और प्रोडक्शन को करने के लिए। ये कंज्यूमर, ये जो प्रोड्यूसर होता है, ये जो सेक्टर होता है, ये वाला गुड्स का सेक्टर, इसमें उन्हीं गुड्स को कह सकते हैं हम कंसीडर किया कर जाता है जो दोबारा और गुड्स को प्रोड्यूस करने में, फर्दर और गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? Second, producer sectors includes all producing units, companies, industries which produces the goods for the consumption of the consumer. अब इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखना। प्रोड्यूसर सेक्टर इंडस्ट्रीज में वो सारे गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, वो सारी कंपनीज, वो सारी इंडस्ट्रीज आ जाती है जो अपने प्रोड्यूसर गुड्स से मिलकर या प्रोड्यूसर गुड्स से इंक्लूड होकर न्यू गुड्स को प्रोड्यूस करती है, मतलब प्रोड्यूसर गुड्स को कंसीडर करते हुए न्यू गुड्स को, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करती है फॉर द कंजप्शन ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के कंजप्शन के लिए। मतलब इसमें वो सारी इंडस्ट्रीज इंक्लूड होती है, वो सारे लोग इंक्लूड होते हैं, वो सारी कंपनीज इंक्लूड होती है जो कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करती है। यानी इसमें वो सारी इंडस्ट्री इंक्लूड होती है जो अपना इंडस्ट्री में प्रोडक्शन को करते हुए या प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन को देखते हुए हमारी वो अपनी, चलो मतलब ये एक भी मिनट ना फोन को मुझे रखने नहीं देता, अगर मैं पूरा पकड़ के बोलती रहूं तो ठीक है, अगर एक भी बार रख दो तो वॉइस नहीं आती, बहुत गलत बात है इसकी। तो प्रोड्यूसर गुड्स में हमारे वो वाली सारी कंपनीज इंक्लूड हो जाती है जो हमारी फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है या फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस करने में कंसीडर करती है। इसमें कोई भी इंडस्ट्रीज हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी यूनिट्स हो सकते हैं या इंडिविजुअल हो सकते हैं जो एक गुड्स को कंसीडर करते हुए एक गुड्स को लेके दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। या जैसे मशीनरीज, किसी चीज की खरीद ली गई मशीनरीज, खुद मद्देनजर रखते हुए अपने आप से रिलेटेड मशीनरीज हेल्प करती है दूसरे फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और फर्दर गुड्स कौन से हो जाते हैं हमारे, जैसे मशीनरी से अगर आपके बिस्किट्स वगैरह बन गए तो बिस्किट्स वगैरह कंज्यूमर गुड्स, मशीनरी हो गई कैपिटल गुड्स। क्लियर? अब कंपनी में हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, आपने पढ़ा होगा कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं?
राइट। ये भी प्रोड्यूसर गुड्स सेक्टर में ही आता है, क्योंकि इसमें भी जो हमारे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है वो ही हमारा कंसीडर होता है। ये जो प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्रीज होती है या प्रोड्यूसर गुड्स सेक्टर होता है, इसमें हमारी जो चार चीजें इंक्लूड होती है, ये इन चार चीजों को कंसीडर करते हुए जो हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होता है, इनको कंसीडर करते हुए हमारे फर्दर प्रोडक्शन को कैरी फॉरवर्ड करती है या फर्दर प्रोडक्शन करती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को कंसीडर करते हुए। ठीक है, क्लियर? रिपीट करो मैंने क्या कहा। वेरी गुड, शाबाश। चलो, थर्ड हो गया हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। उससे पहले एक बात पूछूंगी, इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? मैक्रो का ही करोगे आगे या उधर का करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ठीक है, क्या नाम है चैप्टर सेकंड का? ठीक है, ठीक है, वही कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, बैक टू द टॉपिक। ये हमारा है गवर्नमेंटल सेक्टर। नाम से ही पता चल रहा होगा ये गवर्नमेंटल सेक्टर है, तो इसमें क्या इंक्लूड होगा? व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन दिस? मैं कह रही हूँ क्या इंक्लूड होगा इसमें गवर्नमेंटल सेक्टर में? Public sector, government का sector. Government sector is related with the production and consumption related with the government and its sector. Government sector में वो सारे production and consumption patterns या production of the units आती है जो हमारे government sector से include होती है, या government से related होती है या public sector से related होती है, वो सारी things हमारी governmental sector में आती हैं। अब इसके दो kinds होते हैं, कौन कौन से read करना? Second point read करना। अब इसमें दो सेक्टर आ जाते हैं। गवर्नमेंट, वैसे तो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जो गवर्नमेंट की चीज होती है, जो काम गवर्नमेंट करती है, वो मैक्सिमम सोशल बेनिफिट के लिए, मैक्सिमम सोशल डेवलपमेंट के लिए करती है, अपनी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं करती। लेकिन गवर्नमेंटल सेक्टर में भी दो फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। पहली होती है गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर सेक्टर और दूसरी होती है गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन। अब जो गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर सेक्टर होता है, ये तो पूरी तरह से गवर्नमेंट की सुविधा के ऊपर कंसीडर करता है, और जो वेलफेयर सेक्टर होते हैं फुल टू वेलफेयर, कंज्यूमर के वेलफेयर को कंसीडर करता है। इसमें प्रॉफिट अर्निंग बिल्कुल भी नहीं आती। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव होता है कि हाउ टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द कॉमन पीपल बाय द गवर्नमेंट, किस तरह से गवर्नमेंट कॉमन पीपल को सर्विसेज प्रोवाइड करे, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो ही इंक्लूड होता है। और ये जो गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन सेक्टर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अ लिटिल बिट प्रॉफिट को भी कंसीडर कर लिया जाता है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सेक्टर है तो बहुत ज्यादा तो प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ये प्रॉफिट को कंसीडर करने लगे तो फिर ये प्राइवेट सेक्टर ही हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा तो प्रॉफिट को नहीं, कैपेसिटी को नहीं देखा जाता। लेकिन इसमें जो फर्दर मोस्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है वो होता है हमारा, इसमें हल्का फुल्का हम अपने जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती थी ना, हमने 11th में पढ़ा होगा, हम अब बिट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर ले और बचा हुआ हम सोसाइटी का वेलफेयर ही कर ले। क्लियर? रिपीट करो।
राइट, ये ज्यादा प्रॉफिट कमाने में ध्यान नहीं देता, ये बस हल्का फुल्का अ बिट ऑफ प्रॉफिट कंसीडर करने में हेल्प करते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट करके करता तो ये भी सोसाइटी का वेलफेयर है, बट हल्का फुल्का अपना एटलीस्ट एक्सपेंसेस को बियर अप कर लेते हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी अर्न कर लेता है साथ के साथ। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा बच्चा एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल मतलब बाहर का सेक्टर, बाहर का मतलब हमारे कंट्री से बाहर का आउटसाइडर सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर हमारा वो सेक्टर होता है जो हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कंसीडर हो जाता है। मैंने आपको शायद एक बार बैलेंस ऑफ पेमेंट करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्या होता है। बताना, चलो बैलेंस ऑफ पेमेंट बताना क्या होता है। बीओपी, बीओटी नहीं, बताओ क्या होता है। Very good. It tells us the position. BOP is a document which shows the rest condition of our country with that of rest of the world. अब मैंने एक आपको rest of the world तभी एक बात बताई थी, क्या मतलब होता है rest of the world का? वेरी गुड। अब इंडिया का ही नहीं होता बच्चा, इसमें कोई भी, मतलब अब अमेरिका के लिए बची हुई सारी कंट्री, ब्रिटेन के लिए बची हुई सारी कंट्री, चाइना के लिए बची हुई सारी कंट्री, कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल सेक्टर में नहीं, सॉरी, हाँ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री सारी इंक्लूड होती है। वो हम बच्चा बेसिकली हम इंडिया को ही नहीं इंक्लूड कर सकते, किसी भी कंट्री के बाहर की कंट्रीज, जो उस कंट्री के बाहर की कंट्रीज होते हैं वो उसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल सेक्टर हमारा एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें हमारी पोजीशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंसीडर की जाती है। इट इंक्लूड्स द इंटरेक्शन ऑफ द कंट्री विद दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज आउटसाइड कंट्रीज। ये हमारा इंट्रैक्शन ऑफ कंट्रीज मतलब हमारा इंट्रैक्शन, हमारी कंट्री का इंट्रैक्शन, हमारी कंट्री का तालमेल, हमारी कंट्री की पोजीशन, हमारी कंट्री की कंडीशन को कंसीडर करता है विद दैट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहरी दुनिया से बाहरी दुनिया तक। इसमें बेसिकली जो हमारा इंट्रैक्शन होता है, पता नहीं इंट्रैक्शन किस तरीके से पॉसिबल है या हाउ कुड बी इंट्रैक्शन पॉसिबल। वेरी गुड। हाँ, फॉरेन ट्रेड के अकॉर्डिंग ही, फॉरेन ट्रेड को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कहते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर हमारा कंसीडर होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बेसिस पर। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है, व्हाट इज एक्सपोर्ट? वेरी गुड। हमारी कंट्री से जाना एक्सपोर्ट, हमारी कंट्री में आना इम्पोर्ट। अब ये देखता है कि आपकी कंट्री की क्या पोजीशन है, आपकी कंट्री एक्सटर्नल सेक्टर में ये कंसीडर होता है कि आपकी ट्रेडिंग कैपेसिटी कितनी है, क्या कैपेबिलिटीज है, आप अपनी कितने अमाउंट की ट्रेडिंग कर रहे हो या करते हो, आपकी कंट्री कितनी ट्रेडिंग करती है अदर कंट्रीज के साथ और उसकी क्या पोजीशन है अदर कंट्रीज के साथ। क्लियर? एक बार रिपीट कर दो। एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, export and import of the interaction of the domestic country with the outsider world, and in this the main things which is included is export and import of a country during a particular year। एक साल में आपकी कंट्री कितना अमाउंट का एक्सपोर्ट करती है, कितना अमाउंट के इंपोर्ट करती है, वो इंक्लूड होता है हमारे एक्सटर्नल सेक्टर में। और इसमें हमारी इंडिया की, हम नहीं, इसमें एक कंट्री का इंटरेक्शन विद द अदर कंट्रीज कैसा और किस अमाउंट पर और कितना है
उसे कंसीडर किया जाता है या वो कंसीडर हुआ करता है। समझ गए? चारों सेक्टर समझ आ गए? एक बार स्क्रॉल कर लो, कोई डाउट नहीं हो, कोई स्क्रॉल स्क्रॉल कर लो एक बार ऊपर, कोई डाउट हो तो। गुड क्वेश्चन। बच्चा, ये जो आपके पुराने सेक्टर थे ना, अब आप जैसे बचपन में जो चीजें पढ़ते हो वो तो आप मॉडिफाई हो ही जाती है आगे जाके। बचपन में आप उसका कितना स्मॉल पार्ट पढ़ते हो, बाद में जाके आप उसका इलेबोरेटेड पार्ट पढ़ते हो। अगर एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कभी भी वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर मत लिखना, बिकॉज वो 9th 10th का और बचपन का कॉन्सेप्ट था। वो ही सेक्टर्स को बढ़ाकर अब ये वाले सेक्टर्स आ गए हैं। वो एग्जाम्स में तो यही पूछे कि हाउ मेनी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर देयर, या एक्सप्लेन ऑल द काइंड्स ऑफ इकोनॉमी, एक्सप्लेन ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आएगा, तो यही। तो आप क्या करना, आप इन्हें ऐसे ही कंसीडर कर लेना और आप इन्हीं को ही लिखना, उन वालों को मत लिखना। ठीक है? ओके बच्चा, अब कोई डाउट है इसमें? चलो क्वेश्चन हम फटाफट टैली कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर देयर, कितने सेक्टर्स होते हैं? हाँ ठीक है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर में क्या होता है? नहीं, हाउस होल्ड सेक्टर में होता क्या है? कंजप्शन ऑफ हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज या कंज्यूमर गुड्स। वेरी गुड। हु आर द यूजर्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर, यूजर्स कौन होते हैं? राइट। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द प्रोड्यूसर सेक्टर, इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? For the further production of consumer goods। Very good। How they can be able to produce, किसकी मदद से वो प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल होते हैं? नो बच्चा, जो किससे मदद से वो कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, चलो ठीक है, लेकिन वो किसकी मदद से कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है? हाँ जी। व्हाट इज गवर्नमेंटल सेक्टर? वेरी गुड, आपने दोनों क्वेश्चंस के आंसर एक ही साथ दे दिए, तो ठीक है। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं ना बच्चा, आप अपनी जब नोटबुक में नोट्स बनाओगे ना, तो इसका सेम ऐसे जैसे स्टार्टिंग फ्लो चार्ट मैंने बनाना, मुझे भी ऐसी फ्लो चार्ट बहुत पसंद है, आप बिल्कुल ऐसी फ्लो चार्ट बनाना। वैसे आप काम सुंदर करते हो, बट ये भी इसे ऐसे ही करना, इसे बनाना और अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना, और जो वो क्वेश्चन आंसर्स है उन्हें भी आप अपनी कॉपी में विद आंसर्स लिख लेना। ठीक है? वैसे आपको ऑन एन एवरेज एक काम के नोट्स बनाने में कितना समय लगता है? वैसे हाफ एन आवर या 1 आवर लगता होगा एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाने में। 1 आवर, चलो कोई बात नहीं। आपको पता है इनका ना हमेशा मेंटेन रखना अच्छी अच्छी कॉपियों में, मुझे भी बहुत शौक है नोट्स मेंटेन करने का। और नोट्स आपकी
फुल लाइफ काम आते हैं, अगर आपको फर्दर टीचिंग में भी करना हो या कुछ भी करना हो, फुल लाइफ काम आते हैं। तो इनको अपने जैसे जैसे मैं करवाती हूँ उनको प्रॉपरली नोट्स बनाना। ठीक है बच्चा? ओके बच्चा, चलो